हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शकील अहमद स्वागत करता हूं आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से हाजिर हुआ हूं मैं आपको एक और संविधान के अनुच्छेद के बारे में जागरूक करने के लिए, उसके बारे में जानकारी देने के लिए। आज बात करेंगे अनुच्छेद 30 की। और अनुच्छेद 30 का आज ये वीडियो होगा हमारा डोज 25 है ना, 25वां डोज है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोजाना एक अनुच्छेद की हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन के अंतर्गत बात करते हैं। ये जो हमारी सीरीज है इसका नाम हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्सीन रखा है, ताकि रोजाना की डोज के द्वारा आपको एक एक अनुच्छेद से जागरूक किया जा सके। ठीक है, 25वां डोज है। और अनुच्छेद 30 की बात करेंगे। शिक्षा एवं संस्कृति के संबंध में जो अधिकार हैं हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, उनकी हम बात कर रहे हैं। ये आखिरी अधिकार होगा इससे संबंधित। और फिर हम लगभग अब खत्म करने वाले हैं भारतीय संविधान का जो तीसरा भाग है उसको। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ना। यानी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और उनको संचालन करने के बारे में जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में बात की गई है। आइए देखते हैं क्लॉज 1 क्या कहता है। ये कहता है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा, है ना। कोई धार्मिक संस्था, कोई धर्म है या कोई भाषा के तौर पर अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके द्वारा अपने रुचि की, अपने हिसाब से भाई जिसमें वो उनकी अपनी भाषा की शिक्षा दे सकें, अपने धर्म की शिक्षा दे सकें, ऐसी शिक्षा संस्थाओं का प्रशासन करने का और उनकी स्थापना करने का अधिकार उन्हें अनुच्छेद 30 देता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक की जो हम बात कर रहे हैं ना, अल्पसंख्यक वर्ग की, संविधान में कहीं भी नहीं बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग माना किसे जाएगा। यानी संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग तो, अल्पसंख्यक शब्द तो है, लेकिन उसकी परिभाषा कहीं पे भी नहीं दी गई है। ठीक है, फिर क्लॉज 2 की बात करें उससे पहले देख लेते हैं ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया क्लॉज। 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1978 में। आप सभी को पता है जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तो उनके द्वारा जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था उसमें एक सबसे बड़ा ये किया गया था कि जो हमारा अनुच्छेद 31 था ना, अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार। तो इस संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था, है ना। यानी उसको, ये जो मूल अधिकारों में था, इसको मूल अधिकार नहीं करके इसको वैधानिक या संवैधानिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। तो उसी के अंतर्गत इस अनुच्छेद 30 को भी क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा संशोधित किया गया और कहा गया कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार। तो सरकार जब भी कोई डेवलपमेंट का काम करना चाहती, जैसे कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई सरकारी कंपनी खोलनी है या किसी भी तरह का, तो जमीन की तो जरूरत होती थी ना। तो किसी से जमीन जब ली जाती थी तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था, क्योंकि मूल अधिकार था संपत्ति रखने का अधिकार, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था और उसको वो वापस जमीन मिल जाती थी, सरकार अपना डेवलपमेंट करने से रह जाती थी। तो सरकार ने क्या किया 1978 में 44वें संविधान संशोधन में इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया और ये कह दिया कि अगर कोई सरकार को जरूरत होगी इस जमीन की तो सरकार ये जमीन लेगी, लेकिन क्या करेगी, एक निर्धारित रकम देगी उसको। उस जमीन के बदले में एक रकम दी जाएगी कि जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो इसी के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार के द्वारा कोई ऐसी जमीन ली जाती है जो अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्था से संबंधित है, तो इस जमीन की भी जो रकम होगी वो इतनी दी जाएगी ताकि इनके अधिकारों का उल्लंघन ना हो जाए। बस इतनी सी बात ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर क्लॉज 2 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।
मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा किसी शिक्षा संस्था को सहायता दी जाती है ना, तो सरकार इस आधार पर मतलब भेदभाव नहीं कर सकती कि यह किसी दूसरे धर्म की है। जैसे अभी कहा जाए तो बहुसंख्यक हिंदू धर्म है, तो सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती कि यह संस्था हिंदू धर्म की है या ये मुस्लिम धर्म की है या ईसाई धर्म की है तो इनको सहायता नहीं देंगे। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानते हुए सभी शिक्षा संस्थाओं को बराबर सहायता प्रोवाइड करवाएगी। हाँ, भेदभाव किसी दूसरी वजह से कर सकती है, अगर उनको अंदेशा हो कि ये ठीक से नहीं चल रही है, हस्तक्षेप भी कर सकती है सरकार। ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों के अपने शिक्षा और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने का और उनका प्रशासन करने का, तो ये ऐसा नहीं है कि इसका कोई अपवाद नहीं है। अगर सरकार को लगता है कि कुछ गड़बड़ नजर आ रही है इस शिक्षा संस्थान में, इसके प्रशासन में, तो सरकार उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है ना। तो ध्यान रखना है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है ये कि इसमें कोई हस्तक्षेप सरकार कर ही नहीं सकती। लेकिन सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी धर्मों के आधार पर या भाषा के आधार पर। यह है सरकार का पक्ष और अनुच्छेद 30 के बारे में बात। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, डिसलाइक भी आप करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि कौन से कारण रहे जिन्होंने आपको डिसलाइक करने पे मजबूर कर दिया। कुछ सजेशंस हैं आपके, कोई बातें हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनी कोई बात हो तो हमें कह सकते हैं। शेयर करें जरूर, ताकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि मैं रोज कहता हूं, भारत के संविधान से जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त हो जाए। मिलेंगे अगले डोज में, अनुच्छेद 32 की बात करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 31 को हमारे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और अनुच्छेद 32 अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुच्छेद और बहुत व्यापक अनुच्छेद है, उसकी भी बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।